और अब शुरू होता है खबरों का रोला कोस्टर बिग एंड बोल्ड। आपकी जरूरत की हर खबर उस अंदाज में जो आपका है पसंदीदा अंदाज। सबसे पहले दिखाता हूं आज की बिग एंड बोल्ड आउटस्टैंडिंग खबरें कौन सी हैं। ये रही आज की वो खबरें जिन पर खास तौर से निगाह रहेगी। यहां देखिए जरा, उस मौलाना की बात होगी जो मस्जिद के लाउड स्पीकर से दे रहा है खुलेआम धमकी। मौलाना की पूरी विष ग्रंथि आज आपके सामने खोलेंगे। छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा का दरबार कैसे बना राजनीति का अखाड़ा, ये भी आपको बताएंगे। चीन से डील, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैसे खुली, देश विरोधी साजिश की पोल, पूरी खबर आपके सामने होगी। बात पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान की भी होगी, बताएंगे। आम कैदियों जैसा खाना, बैरक में सिर्फ पंखा और बिस्तर, कैसे गुजर रही है 3rd डिग्री वाली जेल में इमरान खान की जिंदगी। ये पूरी खबरें आगे आपके सामने, लेकिन पहले ये अहम खबर। मेरठ से मस्जिद के नाम पर एक मौलाना का भड़काऊ बयान सामने आया। अपने बयान में मौलाना मुसलमानों को भड़का रहा है तो दूसरी तरफ मस्जिद के नाम पर धमकी भी दे रहा है। ये मौलाना है शफीकुर रहमान काज़मी, जो कि मेरठ के शहर शाही जामा मस्जिद में नमाज के बाद तकरीर देते हुए कह रहे हैं मस्जिद की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ दी जाएगी। अपने भाषण में मौलाना वहां मौजूद लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि देश में आजकल मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। वो हरियाणा में हुई हिंसा का जिक्र करते हैं, जयपुर मुंबई रेल में गोलीकांड का जिक्र करते हैं और फिर मुसलमानों को भड़काते हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ के ही एक इतिहासकार ने दावा किया है कि जहां मेरठ की जामा मस्जिद है वहां कभी बौद्ध मठ हुआ करता था। उन्होंने गजेटियर 1904 का हवाला देते हुए बताया कि अंग्रेजों के जमाने के ICS ऑफिसर ने गजेटियर में लिखा था कि 1875 में मेरठ में भूकंप आया था और उस भूकंप में जामा मस्जिद का हिस्सा गिर गया था। उस मलबे से बौद्ध मठ के स्तंभ बरामद हुए थे। जब इसकी जानकारी शफीकुर रहमान काज़मी को हुई तो वो भड़क गए और उसके बाद ये सब कहने लगे। हालात ये हिसाब मेरठ की जामा मस्जिद को भी इसे मंदिर बताया जाने लगा। या मुसलमानों, तुम्हारी गैरत गवारा करेगी क्या इस बात को? इस मस्जिद की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे। अगर कोई आंख खोलेगा, आंख उठाएगा तो आंख खोलेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हम इसी मसले के अंदर जो है कोई समझौते की बात नहीं है। ये मस्जिद है, कोई आंख से मस्जिद रहेगी। ये मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। उंगली अगर उठी तो उंगली तोड़ दी जाएगी, आंख उठी तो आंख फोड़ दी जाएगी। देखा आपने किस तरह मेरठ का ये मौलाना मस्जिद में जहरीली तकरीरें कर रहा है। शफीकुर रहमान काज़मी ने यह भी कहा कि मेरठ की जामा मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है। अगर मस्जिद की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो उंगली काट कर फेंक देंगे, किसी ने आंख उठाई तो आंख फोड़ दी जाएगी। ये बुनियाद से मस्जिद थी और रहेगी। मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कौम के लोगों को जिंदा दिली से रहना है। बुजदिली हो तो मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान हो तो बुजदिल हो ही नहीं सकता। शफीकुर रहमान काज़मी लोगों को भड़काते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो आपके सामने हमने रखा। और शामली से, उत्तर प्रदेश से खबर देखिए। शामली से नूह जैसी तस्वीरें सामने आई। थाना भवन इलाके के भैसानी इस्लामपुर में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने छत पर चढ़कर जमकर पत्थरबाजी की, जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए। पत्थरबाजी की घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि देर रात गोबर उठाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था और जैसे ही सुबह हुई एक पक्ष के लोगों ने छत से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। और भदोही से खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्रुप एडमिन शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि टिप्पणी करने वाला मुस्लिम अंसारी फरार बताया जा रहा है। बताया ये मामला भदोही का है, जहां जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसका नाम नगर पालिका परिषद भदोही रखा गया था। इस ग्रुप में भदोही के लगभग सभी पार्षद भी जुड़े हुए हैं। ग्रुप पर मुस्लिम अंसारी नाम के शख्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामला सामने आने के बाद केस दर्ज किया गया, पुलिस एक्शन में है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे बिग एंड बोल्ड स्पेशल में आप देखने वाले हैं एंटी योगी ब्रिगेड अचानक एक्टिव क्यों हो गई है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आगे ये अहम खबर आपको बता दें। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद खट्टर सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। शोभा यात्रा में हिंसा के बाद नूह समेत अलग अलग इलाकों में की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद नूह के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए।
वहीं नूह हिंसा में आज एक्शन के बीच कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई, लेकिन इंटरनेट 8 अगस्त तक बंद रहेगा। पूरे मामले में अभी 56 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है, जबकि 200 विवादित पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। इस बीच नूह हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। जांच में कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी मिली है जिसे पाकिस्तान के ब्लॉगर चला रहे थे। वहीं नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार में चल रही कलह फिर से सामने आ गई है। एक तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सरकार से अलग लाइन पर चल रहे हैं, तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चल रही तकरार सामने आ गई है। नूह पर सवाल पूछे जाने पर अनिल विज ने दो टूक कहा, जो भी पूछना हो वो मुख्यमंत्री ही बताएंगे, उन्हीं के पास सभी सूचनाएं हैं। इस बीच गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई महापंचायत के 101 सदस्यों ने उपायुक्त और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और गिरफ्तार किए गए युवकों को निर्दोष बताते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की गई। इससे पहले महापंचायत में मांग की गई थी कि या तो हरियाणा में सीएम योगी जैसा चाहिए, नहीं तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। और ज्ञानवापी से जुड़ा ये अपडेट देख लीजिए। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का आज चौथा दिन रहा और इस बीच एसआई सर्वे से मुस्लिम पक्ष बेहद खुश बताया जा रहा है। ये कहना है अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का। उन्होंने कहा कि एसआई के लोग बहुत सही तरीके से काम कर रहे हैं। हम एसआई के सर्वे से इतने खुश हैं कि अपने पक्ष के वकीलों तक को ज्ञानवापी नहीं भेजते। इसके साथ ही मोहम्मद यासीन शिकायत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआई सर्वे को लेकर बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब किसी भी पक्ष को सर्वे टीम कुछ नहीं बता रही है तो ये कैसे कहा जा रहा है कि कब कब कहां क्या मिला है। और अब ये भी देख लीजिए कि चंद्रयान कहां है। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया। अब चंद्रयान 3 ने वहां से चांद का पहला वीडियो भेजा है और वो ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां चांद पर उसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे क्रेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो इसरो ने जारी किया है। ये वीडियो ठीक उस वक्त का है जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में दाखिल हुआ। चंद्रयान 3 के कैमरे से चांद का यह अद्भुत वीडियो है। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद की बाहरी कक्षा में है, चक्कर लगा रहा है और अभी वो चांद के जिस ऑर्बिट में है वहां से चांद से अधिकतम दूरी उसकी 18,074 किलोमीटर है और न्यूनतम 164 किलोमीटर। जिस तरह अंडाकार कक्षा में वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, उसी तरीके से वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा है। अंतर बस यह है कि अंडाकार चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर गया था और वो वैसे ही चक्कर लगाते हुए चांद के करीब जा रहा है और यहां उसको धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करना है, लैंडिंग के लिए तैयार होना है, ताकि अगस्त 23 को वो सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर कर सके। और कांग्रेस से जनता का किनारा, अब हिंदू राष्ट्र वाले बाबा का सहारा। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में। उससे पहले आज की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में BNB क्विक टिप्स। दिल्ली के एम्स में आज अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। अस्पताल प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी मरीजों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आगरा में आज एक मंदिर परिसर में मकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि छत सीलन के चलते जर्जर हो गई थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। गोवा के बनस्ट्रीम ब्रिज पर आज 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मार गिराए। पिछले 24 घंटे में सेना ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर हिंसा पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच के लिए हाई कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी जांच से लेकर राहत कार्य, पुनर्वास और मुआवजे पर निगाह रखेगी। साथ ही सीबीआई की जांच में अलग अलग हिंदी भाषी राज्यों के 5 डेप्यूटी एसपी रैंक के ऑफिसर्स शामिल किए जाएंगे। सीबीआई के अलावा कुल 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है। और अब बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स। और सबसे पहले यह बताता हूं आपको कि क्या वाकई चीन की तरफ से पैसे भेजे गए हैं हिंदुस्तान में कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। यह खबर देखिए जरा बहुत ध्यान से। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक को मिली करोड़ों की विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है, जिससे चीन से फंडिंग मिली है। साथ ही कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन, कांग्रेस और न्यूज क्लिक का आपसी संबंध है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान पर चीनी सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। न्यूज क्लिक आखिर क्यों सवालों के घेरे में है, वो भी समझ लीजिए। 4 अलग अलग कंपनियों के जरिए निवेश किया गया है और चारों कंपनियों को सिंघम नेटवर्क से कनेक्टेड पाया गया है। सिंघम नेटवर्क की चीन से मिली भगत है।
और यहां पर इस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है। न्यूज क्लिक में विदेशी फंडिंग का जो मामला पाया गया है वो देखिए उसमें क्या हुआ है। यहां पर इस चेहरे को और इस नाम को बहुत ध्यान से देख लीजिए। नेविल रॉय सिंघम अमेरिका में रह रहे हैं और ये लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट की तरफ बल्कि मानसिकता वाले व्यक्ति माने जाते हैं और डीप पॉकेटेड व्यक्ति हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जस्टिस एंड एजुकेशन फंड यूएसए, इसके जरिए 27.51 करोड़ रुपए और GSPAN LLC यूएसए, इसके जरिए 26.98 लाख रुपए ये न्यूज क्लिक को भेजे। इसके अलावा ये ट्राई कॉन्टिनेंटल लिमिटेड यूएसए और सेंट्रल पॉपुलेशन डेमिडास ब्राजील से भी क्रमशः 49.31 लाख रुपए और 2.3 लाख रुपए ये भी भेजे गए हैं न्यूज क्लिक को। और न्यूज क्लिक से फिर आगे पैसे कहां जा रहे हैं, पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट नेटवर्क को जा रहे हैं और इसके अलावा गौतम नवलखा को जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं। और इसके अलावा बप्पादित्य सिन्हा को भी ये पैसे भेजे गए हैं 52.09 लाख रुपए। इस तरीके से ये पैसे कहां से निकले, कहां गए और उसके बाद आगे किसको भेज दिए गए, उसका पूरा ट्रैक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद जहां राहुल गांधी एक बार फिर सांसद बन गए, लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी बोलेंगे तो वहीं अब उन्हें उनका पुराना बंगला भी वापस मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला उनका पुराना सरकारी आवास वापस मिल सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आवास समिति से राहुल गांधी के लिए सरकारी आवास अलॉट करने की मांग की। आवास समिति ने अधीर रंजन चौधरी से कहा कि संसद सदस्य को खुद ही सरकारी आवास के लिए अप्लाई करना होगा, आप उनके बिहाफ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और राहुल गांधी के अप्लाई करने के बाद वो जिस बंगले के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके संदर्भ में विचार किया जाएगा। दिल्ली बिल से संबंधित यह खबर देख लीजिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया। इस दौरान जमकर बहस हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सुपर सीएम बनने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने भी बिल का विरोध किया। सांसद राघव चड्ढा ने बिल को राजनीतिक धोखा करार दिया, तो सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला बोलते हुए नवभारत के ऑपरेशन शीश महल का मुद्दा भी उठाया। इस पर अभी राज्यसभा में चर्चा चल रही है और इस समय जो आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें हैं। आप जानते हैं लोकसभा से यह बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसके बारे में अभी तक के अपडेट हमने आपको दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस पर बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को हाईजैक करने के आरोप लगने शुरू हो गए, तो वहीं बीजेपी नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बाबा बागेश्वर ने मंच से न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की बल्कि ज्ञानवापी को शिव मंदिर बताते हुए कहा कि इसे मस्जिद न कहा जाए। उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि सनातनी हिंदू ये सब देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने हिंदुत्व का मुद्दा छिंदवाड़ा में रामकथा के उस मंच से उठाया जहां पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ भी मौजूद थे। दरअसल चुनावी साल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छिंदवाड़ा बुलाना और हिंदुत्व की बात करना कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व का नया दांव माना जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व को कोसने वाली कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ का कहना है कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार की छिंदवाड़ा में मौजूदगी बीजेपी को नागवार गुजर रही है। छिंदवाड़ा में बाबा के भव्य स्वागत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के बोल भी बिगड़ने लगे हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी पर निजी हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी अपने परिवार के साथ राम जी के दर्शन करने जाएं तो सारे पाप धुल जाएं। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जैसे बाढ़ में एक दूसरे की जान के दुश्मन कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप और नेवले इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह विपक्षी दल भी देश में चल रही मोदी नाम की बाढ़ में बह जाने के डर से इकट्ठा हो रहा है। लाल डायरी वाला अपडेट क्या है वो भी आपको जानना होगा। राजस्थान की सियासत में लाल डायरी का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। बीजेपी जहां लगातार कांग्रेस सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं अब जयपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लाल डायरी के पोस्टर लगने लगे हैं। मेट्रो पिलर से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगे इन पोस्टरों पर लिखा है महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार की लाल डायरी। ये पोस्टर किसने लगवाए ये सामने नहीं आया है, लेकिन राजस्थान लाल डायरी को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। लाल डायरी का मुद्दा सबसे पहले उस समय चर्चा में आया जब मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराई। उन्होंने कहा कि इस लाल डायरी को उन्होंने उस समय आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के यहां से निकाला था जब उनके यहां आईटी की रेड पड़ी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अखिलेश यादव ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा
की मांग की, जिस पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि दूसरे राज्य की चर्चा विधानसभा में नहीं की जा सकती। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन वोट मांगने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की चर्चा इस सदन में नहीं चाहते। इसके बाद काफी देर तक हंगामा चला और विधानसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। न खाना न बहाना, 3rd डिग्री जेल में इमरान का आशियाना, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन उससे पहले देखिए आज की पॉलिटिक्स की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में। BNB क्विक पॉलिटिकल टेक्स ये रहे। हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी का 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने और अपने लोगों के लिए पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, लेकिन आज देश के गांव आधुनिक हो रहे हैं। राजस्थान के सीकर में कलाम कोचिंग पर ईडी ने कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को यहां से काफी कैश मिला है। पेपर लीक केस में कलाम कोचिंग का नाम सुर्खियों में आया था। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। और अब बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग शुरुआत मौसम की खबरों के साथ। कुछ दिन के ब्रेक के बाद पहाड़ों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। हिमाचल में बारिश का कहर जारी है। यहां शिमला के पास रामपुर में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें हाईवे पूरी तरह बंद हुआ। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। टिहरी जिले में बारिश के बाद आए सैलाब में कुछ लोग फंस गए। जेसीबी की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन नदी नाले अब भी उफान पर हैं। कटनी जिले में नदियों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जबलपुर रायसेन के कुछ इलाकों में नदियों का पानी अभी तक रिहायशी इलाकों में जमा हुआ है। क्या आप भी मानसिक रूप से थकावट महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो यह खबर आपके लिए है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक सूंघने की क्षमता का दिमाग पर सकारात्मक असर पड़ता है। और अगर आप रात को खुशबू में सो रहे हैं तो सूंघने की क्षमता और बढ़ जाती है। अगर सूंघने की क्षमता बढ़ती है तो आपके मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप रात को गुलाब, रोजमेरी के सुगंध में सोते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि खुशबू आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक इस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में एक तरफ प्राकृतिक तेल वाली सुगंध थी तो दूसरी तरफ नकली और कम सुगंध वाले इंतजाम किए गए थे। और 6 महीने तक हर रात सोने से 2 घंटे पहले इन्हें अपने कमरे में छिड़कना था। 6 महीने बाद जब दिमाग की सक्रियता को परखा गया तो पहले समूह के लोगों में 226% का फर्क सामने आया। रिसर्च में दावा किया गया है कि इत्र से सोचने समझने की ताकत में इजाफा देखा गया। यानी खुशबू में सोने से डिमेंशिया जैसी बीमारियां तेजी से नहीं बढ़ पाती और याददाश्त भी कमजोर नहीं होती। बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने पद निकाला है। ग्रुप सी और ग्रुप डी का आवेदन ssc.nic.in पर कर सकते हैं। आखिरी तारीख 23 अगस्त है, इसका ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो पद निकाला है वो है वार्डर का। योग्यता 10वीं पास। wbpolice.gov.in पर आप 26 तारीख के पहले अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पद निकाला है। टीजीटी और प्राइमरी टीचर का आवेदन कर सकते हैं jssc.nic.in पर 7 सितंबर के पहले। और अब आपको दिखा देता हूं आज की कुछ और अहम ट्रेंडिंग खबरें ट्रेंडिंग क्विक टेक्स में। ये रहे आपके साथ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 232 पॉइंट चढ़कर 65,953 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 80 अंक के उछाल के साथ 19,597 पर बंद हुआ। हालांकि सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। MCX एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर को डिलीवरी वाला सोना गिरावट के साथ 59,414 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता रहा, जबकि 5 सितंबर को डिलीवरी वाली चांदी 72,280 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर खुली। देश में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया है। 12 सरकारी बैंकों का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल मुनाफा 34,774 करोड़ रुपए रहा। ये 1 साल पहले की इसी समय की तिमाही के 15,306 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है। SBI 178% ग्रोथ के साथ 16,884 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाकर नंबर 1 पर रहा, जो सरकारी बैंकों के कुल लाभ का करीब 50% है। कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर हस्बैंड विकी कौशल के साथ गुड टाइम स्पेंड करते हुए तस्वीरें पोस्ट की हैं। इसमें कटरीना मुंबई के अपने घर के सी फेसिंग बालकनी में विकी के साथ दिख रही हैं। एक फोटो में विकी कौशल बालकनी में खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में विकी कटरीना रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बालकनी से बाहर के नजारे को भी एक पिक में शेयर किया है और लिखा है होम। एंटी योगी ब्रिगेड अचानक क्यों एक्टिव हो गई है? बिग एंड बोल्ड में ये पूरी स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने होगी। फौरन हाजिर हो रहे हैं।
अब आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड स्पेशल। देश में एंटी योगी ब्रिगेड अचानक क्यों एक्टिव हो गई? हैदराबाद से लेकर मेरठ तक योगी के खिलाफ क्या क्या बातें कही जा रही हैं, और क्या नूह वाली स्क्रिप्ट यूपी की मस्जिदों में लिखी जा रही है? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ सबूत भी मिले हैं और इशारे भी कि यूपी में मुस्लिम समुदाय को भड़काने की पूरी कोशिश है। इस रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से देखना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हरियाणा के नूह दंगों की आग अभी ठंडी कहां पड़ी। बीते 5 दिन से यूपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दो तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो योगी मॉडल को परफेक्ट मानते हैं, दंगाइयों से निपटने के लिए उनके फॉर्मूले को एकदम सटीक ठहराते हैं, जबकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, मेरठ के शफीकुर रहमान जैसे मौलाना और भाईजान हैं जो डायरेक्ट तौर पर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। योगी को लेकर दो अलग अलग तरह की विचारधारा को समझने की कोशिश करें तो इसकी पहली वजह हरियाणा के नूह में हुई हिंसा बताई जाती है, और दूसरा है योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह कहते हुए मुस्लिम समुदाय की तरफ प्रस्ताव भेजा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। बस इसी के बाद से भाईजान ब्रिगेड को मौका मिल गया। सबसे पहले ओवैसी आए, उन्होंने 23 दिसंबर और 6 दिसंबर का डर जताया, साथ ही योगी आदित्यनाथ से कानून के रास्ते पर चलने की बात कही। इसके बाद मेरठ की एक मस्जिद में मौलाना शफीकुर रहमान कासमी ने माइक पकड़ा और मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश की। कुछ घंटे बाद भदोई में मुस्लिम अंसारी नाम के शख्स ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। एक तरह से कहें तो किसी ने मुख्यमंत्री योगी को टारगेट किया तो किसी ने यूपी में माहौल बिगाड़ने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। सबसे पहले सुनिए मेरठ के मौलाना शफीकुर रहमान कासमी का वो बयान जो बताता है कि मस्जिदों के अंदर नफरत की नींव किस तरह खड़ी की जा रही है। हालांकि मेरठ की जामा मस्जिद को भी इसे मंदिर बनाया जाने लगा। क्या मुसलमानों तुम्हारी गैरत गवाना करेगी क्या इस बात को? इस मस्जिद की तरफ उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे। अगर कोई आंख खोलेगा, आंख उठाएगा तो आंख खोलेंगे। इसलिए हम इसी मसले के अंदर जो है कोई समझौते की बात नहीं है। ये मस्जिद है, बुनियाद से वो मस्जिद रहेगी। हाँ। मौलाना की हेट स्पीच के बाद एंटी यूपी और एंटी योगी कैंपेन का दूसरा सैंपल देखिए। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है नगर पालिका परिषद भदोही, मगर इस ग्रुप का क्या काम है उसे भी गौर से देखिए। मुस्लिम अंसारी नाम के शख्स ने योगी आदित्यनाथ को लेकर 17 शब्दों में अपनी बात कही, मगर इनमें से 7 बार जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है, घटिया मानसिकता का उदाहरण है। 4 अगस्त की इस अभद्र चैट की फौरन शिकायत की गई और ग्रुप के एडमिन शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना भदोही क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप में माननीय मुख्यमंत्री जी को इंगित करते हुए एक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी करते हुए एक पोस्ट डाली गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी भदोही द्वारा आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया न्यायालय भेजा गया है। जिस व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, शीघ्र ही गिरफ्तार करके उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि यूपी में मस्जिद को लेकर मुस्लिम मोहल्लों तक कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं चल रही, जिसे लेकर खुफिया एजेंसियां पहले भी चेताती रही हैं। ज्ञानव्यापी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानों का दौर शुरू हुआ है। अलग अलग जगहों से मौलाना लगातार निशाना साध रहे हैं। उससे इतनी बात का इशारा जरूर मिल रहा है कि कुछ लोगों को यूपी की सादगी पसंद नहीं है, यूपी की जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वो रास नहीं आ रही। क्या कोई साजिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रची जा रही है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी में माहौल खराब करना चाहते हैं? इस तरह के कुछ इनपुट्स भी खुफिया एजेंसियों को मिले हैं जो लगातार राज्य सरकार से शेयर किए जा रहे हैं। चूंकि हरियाणा में बवाल हुआ और लगातार कांवड़ यात्रा पर भी छिटपुट चीजें यहां पर देखने को मिली, जिन्हें पुलिस प्रशासन के सहयोग से कंट्रोल कर लिया गया। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को दंगा हुआ तो केंद्र की खुफिया एजेंसियों ने ऐसा ही इनपुट यूपी को भी दिया था। इस इनपुट में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया। यूपी पुलिस को सुझाव भी दिया गया कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर खास
नजर बनाए रखें। ये अलर्ट इसलिए भी अहम था क्योंकि जब नूह में हिंसा हुई तो उसके बाद योगी मॉडल की तर्ज पर दंगाइयों से निपटने की मांग की गई। हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ चलाए जाने को कहा गया और फिर गुरुग्राम के तिगरा गांव में हिंदू महापंचायत हुई तो पुरजोर तरीके से मांग उठी, जिसमें सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। हमारे हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि शाम तक 31 तारीख की मुझे जानकारी नहीं थी कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की यात्रा के ऊपर मेवात में हमला हुआ है। मुझे जानकारी कैसे मिली? प्राइवेट आदमी ने मुझे बताया। ये मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री की इस्तीफे की हम मांग करते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए योगी जैसा मुख्यमंत्री। और साथियों, दूसरी बात, अगर ये योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं दे सकते तो मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे। मेवात को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दे और भारत सरकार कहे कि आज से मेवात योगी जी के अधीन रहेगा। हम देखते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है कि हिंदुओं की तरफ आंख उठाकर देख ले। मेवात को यूपी का हिस्सा बना दिया जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, योगी की तरह इरादा हो तो यूपी जैसा माहौल जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं 2018 में जब देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले 512 थे, तब यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2019 में जब देश में 438 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए, तब भी यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2020 में देश में आए 857 सांप्रदायिक मामलों की तुलना में यूपी का आंकड़ा 0 था। 2021 में 338 सांप्रदायिक हिंसा देश में हुई, तब केवल एक मामला यूपी में सामने आया। 2022 में फिर यह आंकड़ा 0 पहुंच गया। यानी 5 साल के भीतर यूपी में केवल एक बार 2 समुदायों के बीच हिंसा जैसे हालात पैदा हुए। व्यवस्था से, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। 6 साल में योगी के यूपी में किसी ने भी माहौल बिगाड़ने या तनाव पैदा करने की कोशिश की, उसका वही हिसाब किया गया जो योगी चाहते थे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, अपराधियों का हिसाब शुरू हो गया, माफिया को मिट्टी में मिलाने की ओर कदम बढ़ा दिए, धर्मांतरण गैंग के खिलाफ भी एक्शन लिया और जो आतंकी साजिश के जरिए यूपी को टारगेट किए हुए थे, उनके मंसूबों को भी नाकाम किया गया। पिछले 5 साल में यूपी को टारगेट बनाने की नाकाम कोशिश करने वाले 36 आतंकियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में मुरादाबाद से हिजबुल मुजाहिदीन की विचारधारा से सेल्फ रेडिकलाइज अहमद रजा को गिरफ्तार किया, तो गोंडा से आईएसआई एजेंट को खुफिया जानकारी लीक करने वाले मुकीम उर्फ अरशद को हत्थे में ले लिया गया। मैसेज क्लियर है, यूपी के विकास और कानून की राह में जो भी रोड़ा बनेगा या एंटी यूपी प्लान बनाएगा, उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संविधान और कानून का राज है। मुरादाबाद के मौलाना रजा का बयान कि शरिया कानून लागू करेंगे, ये संविधान विरोधी बयान है और शरिया राज स्थापित करना तो दूर, कोई सपना भी देखेगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून अपना काम करेगा। फिर वो चाहे दानिश अली हो, बसपा सांसद जो भारत माता का विरोध करते हैं, या तमाम अन्य लोग, ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश में कानून से खेलने वालों की खैर नहीं है। योगी राज में 350 साल पुराने ज्ञानवापी मसले के हल होने की उम्मीद जगी है, इसीलिए हर किसी की नजरें यूपी पर टिकी हैं। ऐसे में ओवैसी नहीं चाहते एएसआई सर्वे के बाद ज्ञानवापी में भी हिंदुओं की जीत हो जाए, इसीलिए वो सीएम योगी के सामने कानून की बात करते हैं, मगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बयान भी देते दिखते हैं। मुख्यमंत्री है, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी नहीं, आप मुख्यमंत्री है ना,
आप मुख्यमंत्री हैं, आप कैसा किसी की तरफदारी करेंगे? और ऑर्डर आने से पहले आपने अपना उस पर इज़हार ख्याल कर दिया। तो उसमें साक्ष्य मिले हैं, उनका हवाला। अरे वो अभी देखिए वो क्या मिले हैं नहीं मिले, कानून तो है ना 91 का। सवाल सनातन का है, सनातन का सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसका सर्वे शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। तो सवाल फिर वही है कि भाईजान ब्रिगेड यूपी पर इतना फोकस क्यों कर रही है? जो बात ओवैसी कैमरे पर कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन मस्जिदों के अंदर इतनी जल्दी कैसे दिखता है? तो वजह है योगी के प्रति बदली सोच। योगी की पहचान पहले भगवा मुख्यमंत्री के तौर पर होती थी, मगर अब उन्हें भ्रष्टाचार और अपराध पर नकेल कसने वाला सीएम माना जाता है।